बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल्स टैक्स लॉ के जो थ्योरेटिकल एरियाज हैं उसको हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन और ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन, इससे मुतालिक चीज़ें। इसमें आपको पहले थ्योरेटिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इन इन चीज़ों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो रजिस्ट्रेशन है उससे मुराद ये कि आप एफबीआर के पास जाके अपने जो भी आप टाइप ऑफ पर्सन हो अपने आप को रजिस्टर करवा लो। डी रजिस्ट्रेशन इससे मुराद ये है कि आप एफबीआर के पास जाएं और जाकर कहें जी कि मुझे आप डी रजिस्टर कर दें, मैं मजीद आपके पास रजिस्टर होके नहीं रहना चाहता। उसकी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह सस्पेंशन सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सिनेरियो है जहां पे एफबीआर का ऑफिसर कुछ रीजंस की वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन को थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर देता है, और जितने अरसे के लिए वो कैंसिल करता है उस दौरान में आप अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट होते हैं। सस्पेंशन के जिस वक्त आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई हो तो उसके बाद वो इंक्वायरी वगैरह करेंगे और उसके बाद अपना फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है इसको, क्या इसकी रजिस्ट्रेशन को बहाल कर देना है, दोबारा से रजिस्टर कर देना है, या इसको डी रजिस्टर कर देना है, या फिर इसको ब्लैक लिस्ट कर देना है। जो ब्लैक लिस्ट कर देना है और डी रजिस्टर कर देना है, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ब्लैक लिस्टिंग में आप दोबारा रजिस्टर कभी नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन इन फ्यूचर। लेकिन डी रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ये रास्ता होता है कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ब्लैक लिस्टिंग में तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आप अपने मामला को सीधा करें डी रजिस्ट्रेशन में और फिर अपने आप को रजिस्टर करवा लें दोबारा से, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो मैंने आपके साथ ये आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है इसको शेयर किया है, ये इसमें मैंने इन चैप्टर्स के ऊपर 3 तरह के बॉक्सेस बनाए हैं। जो रेड बॉक्स में आइटम है उसको आपने खास तौर पे इम्पोर्टेंस देनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो येलो बॉक्स में है उसका मतलब कतन ये नहीं है कि आई कैप इसको टेस्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल टेस्ट हो सकता है, लेकिन आप उसको जस्ट एक दफा रीड करके उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। जो ग्रीन बॉक्स में है वो हमारे जो स्लाइड्स के नोट्स थे उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, तो उसको बेशक पढ़ें या ना पढ़ें डजेंट मैटर, वो चीज़ें हम ऑलरेडी जब हमने स्लाइड्स के ऊपर अपना कोर्स कवर किया तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो पहले हम ज़रा इसकी डिटेल में चले जाते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सो जो आपके रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आप के लिए किस वक्त ज़रूरी है? उस वक्त ज़रूरी है जब आप टैक्सेबल सप्लाईज बनाते हो और उसको सप्लाई करते हो। अब आपका जो मोड ऑफ बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरर का भी हो सकता है, लेकिन आप कॉटेज इंडस्ट्री अगर हैं, कॉटेज इंडस्ट्री यानी घरेलू सनत, तो ऐसी सूरत में आप के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज बनाते भी हैं तो भी और मैन्युफैक्चर करते हैं, और अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री कैटेगरी में आ जाते हैं, इसकी एक डेफिनेशन है जो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ ये स्टडी टेक्स्ट वाला पोर्शन डिस्कस करूंगा, तो उसमें हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी बात करेंगे। सो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप रिटेलर हैं तो भी आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, लेकिन अगर आप वो वाले रिटेलर हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर 5% और 7.5% से टैक्स अदा करता है, यानी टीयर 1 रिटेलर नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। टीयर 1 रिटेलर के लिए होना ज़रूरी है, रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप इम्पोर्टर हैं, कोई सामान इम्पोर्ट करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्टर हैं, और एक्सपोर्ट्स हमें पता है कि सारी जीरो रेटेड होती हैं, लेकिन जीरो रेटेड होने का फ़ायदा ये है कि आपको रिफंड मिलता है, और अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपने आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है एफबीआर के पास। इसी तरह जो लास्ट कैटेगरी है होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनको भी अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज सेल करते हैं। अगर आपकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, तो फिर आपके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज को इंपोर्ट करना चाहते हैं,
या एग्जाम सप्लाईज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर एग्जाम सप्लाईज यानी 6 कैजुअल वाले आइटम्स हैं आपके, तो भी और आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन करवानी आपके लिए फिर ज़रूरी हो जाती है। नाउ रजिस्ट्रेशन का अब प्रोसेस क्या फॉलो किया जाएगा? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन आपको देनी है, और जिस फॉर्म के ऊपर आप ये इलेक्ट्रॉनिकली आप सबमिट करते हैं, उस फॉर्म का नाम STR1 है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1। ये जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 है, अगर आपके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज हो तो आपने 14 दिन में दोबारा से यही फॉर्म जमा करवाना होता है। जब भी आपके रजिस्टर होने के बाद कोई भी आपके पर्टिकुलर्स में चेंज आ गया, एड्रेस चेंज हो गया या वट एवर, बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहते हैं अपना, तो आपने 14 दिन के अंदर अंदर STR1 दोबारा जमा करवाना है, वो चेंज बतानी है। इसके बाद आप इसमें इस एप्लीकेशन में ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि मेरा RTO या LTO यानी रीजनल टैक्स ऑफिस और लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कौन से वाला होगा। RTO बेसिकली FBR के किसी भी दफ्तर, हर रीजन के अंदर एक दफ्तर है जिसको रीजनल टैक्स ऑफिस बोलते हैं। ये FBR की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसने रीजन्स डिफाइन किए हुए, तो हर रीजन का एक बड़ा दफ्तर, दैट इज RTO। LTU बेसिकली लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है। फंक्शन इसके भी तमाम वैसे ही हैं जैसे RTO वाले होते हैं, लेकिन ये सिर्फ बड़े टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छा किस्म का जरा दफ्तर होता है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं, एक लाहौर में है, एक कराची में है और एक इस्लामाबाद में है। आप अपने एप्लीकेशन में स्पेसिफाई करेंगे कि मैं किस दफ्तर में एक्चुअली रजिस्टर होऊंगा। नाउ आप अपनी मर्जी से ये दफ्तर नहीं बता सकते, इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर डिफाइन होता है कि कौन सा RTO आपको किस RTO की जुरिस्डिक्शन में आप फॉल करते हैं। ये जो ब्लू कलर से इन स्लाइड्स के ऊपर जो भी लिखा पाएगा वो फिर हम स्टडी टेक्स्ट में अभी जाके रेफर करेंगे कि वो क्राइटेरियाज क्या हैं जिससे RTO या LTO डिफाइन होता है। FBR के पास यानी बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी भी टैक्स पेयर की जुरिस्डिक्शन चेंज कर सकता है, एक RTO से दूसरे RTO में ले जा सकता है उसको। बोर्ड के पास ये पावर है कि वो RTO या LTO चेंज कर सकता है किसी भी टैक्स पेयर का। नाउ अब आप जब आपने ये STR1 जमा कराया तो साथ में आपने कुछ रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करनी होती है अटैचमेंट लगाकर। वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपने साथ में अटैच करनी है, वो भी अभी हम स्टडी टेक्स्ट में से देखेंगे। ब्लू कलर में ये भी लिखा हुआ है। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो फिर FBR का कोई ऑफिसर आके आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि जो आपने पर्टिकुलर्स दिए हैं वो ठीक हैं या नहीं, और अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो 15 दिन में आपको प्रोवाइड करने हैं। अगर आपने ना प्रोवाइड किए तो फिर आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए अप्रूवल ली जाएगी मेंबर IR ऑपरेशंस यानी मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस। ये एक FBR यानी समझें कि FBR के जितने भी विंग्स हैं उनका जो हेड होता है उसको मेंबर बोलते हैं। इसी तरह इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस का जो हेड है वो मेंबर IR ऑपरेशंस कहलाता है। उसके अप्रूवल से आपका नाम ATL से निकाल दिया जाएगा अगर आपने मिसिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की। अगर आपने प्रोवाइड कर दी है सारी इन्फॉर्मेशन तो फिर आप नादरा के सहूलत सेंटर पे चले जाएंगे। 1 महीने का आपके पास टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर जाके आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, और इसके बाद आप रजिस्टर्ड पर्सन ट्रीट हो जाएंगे और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप एग्जाम सप्लाईज का बिजनेस करते हैं या अगर अभी आपने नया नया काम शुरू ही किया है तो आप रजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं है। ये जो अभी हम डिटेल्स देखेंगे, ये जो मैंने डिटेल्स की बात की, जो आपने रेक्विजिट इंफॉर्मेशन देनी होती है, डिटेल्स की जो भी हमने बात की थी, इन डिटेल्स में वन ऑफ द डिटेल्स इज कि आपने अपने प्लांट एंड मशीनरी की फोटोग्राफ खींचकर वो लगानी होती है अपने फॉर्म के साथ कि जनाब ये मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा फलां फलां प्लांट एंड मशीनरी है। लेकिन अगर अभी आप बिजनेस शुरू करने लगे हैं तो फिर इसका मतलब आपके पास अभी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, और अगर वो प्लांट एंड मशीनरी आपने इंपोर्ट करना है तो फिर ऐसी सूरत में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा कि यू हैव जस्ट स्टार्टेड, यू डोंट हैव प्लांट एंड मशीनरी, यू वांट टू इंपोर्ट इट। और जब ये प्लांट एंड मशीनरी आपके पास आ जाएगा तो फिर आप उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये आपका एक टाइप ऑफ बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं। अब आपने जब तक प्लांट एंड मशीनरी की फोटोग्राफ नहीं लगाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी।
ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब ये कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इम्पोर्ट नहीं हो पाएगी। सो ये एक समझे कि इट्स कैश 22 कि आप बेसिकली फंस गए हैं एक लूप के अंदर कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने जाते हैं तो कस्टम वाले बोलते हैं भाई अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाओ। रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो वो कहते हैं कि भाई प्लांट एंड मशीनरी की तस्वीर लाओ। तो अब टैक्स पेयर तो फंस गया ना कि दोनों तरफ से उसको जवाब मिल गया। तो इस मसले का एक हल है। मसला पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वांट टू इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी बट डोंट हैव रजिस्ट्रेशन। तो ऐसी सूरत में आप एक एप्लीकेशन देंगे, कंप्यूटर के ऊपर ही वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और उसमें आप कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उस एप्लीकेशन में। वो डिटेल्स अभी हम देख लेंगे स्टडी टेक्स्ट में कि वो क्या क्या डिटेल्स हैं। तो फिर आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगी 72 घंटे के अंदर अंदर। और ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 60 दिन तक वैलिड होती है। तो 60 दिन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा कि भाई अब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गई, टेम्पररी 60 दिन का टाइम है, जाए अपना ये जो इम्पोर्ट वाला मसला था ये हल कर लें। नाउ अब नाउ यू कैन इम्पोर्ट योर प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन ये एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है। आप यू कैन नॉट इशू सेल्स टैक्स इनवॉइस। ये नहीं है कि आप इस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे कारोबार शुरू कर दें और सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इशू करनी शुरू कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन आपको टेम्पररी मिली है इसके साथ आपने एक पोस्ट डेटेड चेक यानी अगली तारीखों का एक चेक भी देना होता है। और उस चेक की लॉजिक बेसिकली ये है कि अगर तो आप इंपोर्ट करते हैं या अगर आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट किया आपने प्लांट एंड मशीनरी और आप इंपोर्ट करते वक्त बताते हैं कि मैं इससे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, तो इंपोर्ट करते हुए आपको कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज में कुछ रिबेट मिलता है। ठीक है जी, कस्टम्स के लॉज के मुताबिक। तो आप इंपोर्ट कर लेते हैं और कम टैक्सेस पे कर देते हैं, लेकिन आप चालाकी ये करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू करते बल्कि प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करके इसको फिर सेल कर देते हैं। यानी आपने एक कारोबारी धंधा ये बना लिया कि प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करो ये बता के कि मैन्युफैक्चरर हूँ और उसको इंपोर्ट करने के बाद सेल कर दो। तो ऐसी सूरत में अगर आपने वो सेल करने के लिए इंपोर्ट किया है तो ये जो रिबेट है ये अवेलेबल नहीं होता। तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस वैल्यू का आपने एक पोस्ट डेटेड चेक देना है साथ में कि जनाब अगर मैंने बेईमानी की और मैंने प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करने के बाद उससे मैन्युफैक्चरिंग ना की तो आपको मैं जो डिफरेंस बनता है ड्यूटीज का और टैक्सेस का उसका मैं चेक दे रहा हूँ, वो आप कैश करवा लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है ये आप चेक दे देंगे। ये चेक इन कैश एफबीआर करवा सकता है अगर आपने डिफॉल्ट किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग ना की प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करके, तो वो चेक फिर वो कैश करवा लेंगे। अब ये जो आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है इसमें आपको रिफंड्स अलाउड नहीं है और इसी तरह आपने मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न भी जरूर जमा करवानी है अपने इस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पीरियड के दौरान। लेकिन अगर आप इनवॉइस इशू करोगे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के दौरान, अगर आप इनवॉइस इशू कर दोगे किसी पर्सन को तो वो पर्सन उसका इनपुट टैक्स नहीं ले सकेगा। सो सेल्स टैक्स लॉ सिंपली आपको ये रजिस्ट्रेशन इसलिए इशू कर रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर दो, दैट्स इट। इस रजिस्ट्रेशन की बेस पे ना तो रिफंड ले सकते हो आप, ना इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर इनवॉइस इशू करोगे तो जिस बंदे ने आपसे इनवॉइस ली है वो उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। सो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है इसके साथ एक और मैटर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि बिल्कुल सेल्स टैक्स लॉ के मुताबिक उसको रजिस्टर होना चाहिए लेकिन वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रहा। तो फिर ऐसे बंदे को क्या किया जाए, उसको पकड़ के रजिस्टर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यानी आप रजिस्टर नहीं हो रहे एफबीआर के साथ, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो एफबीआर आपको पकड़ के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर देगा। नाउ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू STR-6 ये एक फॉर्म है रूल्स में दिया हुआ, सेल्स टैक्स रूल्स में STR-6। इस फॉर्म के ऊपर एक नोटिस इशू करेगा टैक्स पेयर को पहले तो, और उससे उस पर्सन को जो नोटिस इशू किया है वो पर्सन डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रिप्लाई बनाएगा। वो रिप्लाई बनाकर वो जमा कराएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कि जनाब ये आपने जो नोटिस दिया था मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने का, मेरे ख्याल में मेरा जवाब ये बनता है। वो जवाब जो है उसके ऊपर कमिश्नर जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बुला के उसको कहेगा कि भाई अपना मामला एक्सप्लेन करो। और डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा,
या तो कमिश्नर मान जाएगा कि ठीक है जी आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए, या आपको रजिस्टर नहीं होना चाहिए। सो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। नाउ अगर तो वो पर्सन रजिस्टर हो जाना चाहिए, तो फिर इसका मतलब तमाम का तमाम सेल्स टैक्स लॉ अब उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो कोई रिप्लाई नहीं देता, वो पर्सन कोई रिप्लाई नहीं देता, तो भी उसको जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर रिप्लाई देता है तो बिल्कुल उसका रिप्लाई भी पढ़ा जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद ये डिसाइड होता है कि इसको रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए था, तो फिर उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और अगर गलती से कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू ने उसको रजिस्टर कर दिया, तो ऐसी सूरत में वो पर्सन किसी भी किस्म के टैक्सेस अदा करने का पाबंद नहीं होगा। कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इससे मुराद ये है कि एक टैक्स पेयर ने अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल किए हुए हैं, तो उसके तमाम के तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर्स में से सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसको दिया जाएगा, बाकी कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो टैक्स पेयर कैन कीप ओनली वन रजिस्ट्रेशन, और बाकी को कैंसिल कर दिया जाएगा। और हाँ, अलबत्ता एक सिर्फ पॉसिबिलिटी है जिसमें उसके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि बिजनेस दो आरटीओ, बिजनेस इतना बड़ा है कि एक से ज्यादा आरटीओ या एक से ज्यादा आरटीयू में फॉल करता है, तो फिर एफबीआर यानी बोर्ड, फिर ये उसको उस सिर्फ बोर्ड के पास ही इख्तियार है कि वो उसको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दे। डी रजिस्ट्रेशन किन किन वजह से हो जाती है? सो उसकी बहुत सारी रीजन है। वन ऑफ द मेन रीजन है कि अगर आपने 6 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न जमा नहीं कराई, टैक्स पीरियड जैसे सेल्स टैक्स में 1 महीने का होता है, तो अगर आपने 6 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न जमा नहीं कराई तो आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं जो अभी हम स्टडी टैक्स में जाकर देख लेते हैं। अगर आप खुद से डी रजिस्टर होना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन दे दें, STR3 ये एक फॉर्म का नाम है, और वो एप्लीकेशन आप जमा करवाएं कि जी मुझे डी रजिस्टर कर दिया जाए। इसके बाद अगर ज़रूरी होगा तो एफबीआर आपका एक छोटा सा ऑडिट करेगा कि क्या वाकई ये इसको डी रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि आपको डी रजिस्टर, हाँ ठीक है सही कह रहे हैं, डी रजिस्टर कर दिया जाए। वाजिबुल अदा रकम है तो वो आप दे दें, और उसके बाद आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। सस्पेंशन की हम बात करते हैं कि यानी आपकी रजिस्ट्रेशन कुछ देर के लिए अगर सस्पेंड कर दी गई, अगर कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दी गई रजिस्ट्रेशन, तो फिर ऐसी सूरत में वो किन सूरतों में ऐसा होगा? तो उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पे अभी हम स्टडी टेक्स्ट में देखते हैं कि वो कौन सी रीजन है जिसकी बुनियाद पे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन को कुछ अर्सा के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास यहाँ पे ये इख्तियार है कि वो बगैर कोई नोटिस दिए आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो देख रहा है कि कोई ऐसा डिफॉल्ट आप कर रहे हैं जिसके ऊपर सस्पेंशन बनती है। सो आप साथ में ही जब आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी तो बाकी तमाम आरटीओस और आरटीयूस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन हमने सस्पेंड कर दी है, और साथ में इसके कुछ साथी भी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन आप भी सस्पेंड कर दें, क्योंकि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सेल्स टैक्स लॉ के मुखालिफ बात है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान जिस रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है वो किसी भी किस्म का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही उसकी इशू की हुई इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स कोई और क्लेम कर सकता है। इसके बाद इसकी इंक्वायरी की जाएगी। जब इसको नोटिस इशू हो गया तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और उसको शो कॉज नोटिस 7 दिन के अंदर अंदर इशू किया जाएगा कि आप बताएं कि आपको ब्लैक लिस्ट क्यों ना कर दिया जाए और आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म क्यों ना कर दी जाए, आपके ऊपर फला 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 एलिगेशन है। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये नोटिस, शो कॉज नोटिस इशू करना है। अगर 7 दिन में इशू ना किया तो ऐसी सूरत में आप, कमिश्नर ने जो इकदाम किया था, कौन से वाला, ये जो विदाउट नोटिस सस्पेंड किया था, ये सस्पेंशन वॉइड कहलाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए। अच्छा जी, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो जिनकी वजह से आपकी ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है। वो सर्कमस्टांसेस अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो फिर टैक्स पेयर को जवाब देने का मौका दिया जाएगा, और साथ में उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। और इसके बाद
फैसला किया जाएगा कि क्या इसकी सस्पेंशन को ख़त्म करके इसको दोबारा रजिस्टर कर दिया जाए या फिर इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, क्या किया जाए इसके साथ। ब्लैक लिस्टिंग से मुतालिक बात क्या है जी। ब्लैक लिस्टिंग जैसे अभी मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा से रजिस्टर नहीं हो सकेंगे, इतना संगीन कोई आपने जुर्म कर दिया हुआ है। सो कुछ ऑफेंसेस हैं जिसकी वजह से आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ज़रूरी है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी, टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी उसको बुलाकर उससे पूछा जाएगा कि जनाब ये ऑफेंस आपने किया है या नहीं। और अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अगर कमिश्नर ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो टैक्स पेयर के पास ही चॉइस है कि वो अपील कर ले अपने इस ब्लैक लिस्टिंग के खिलाफ। 90 दिन के अंदर अंदर जब आपने सस्पेंशन ऑर्डर इशू किए थे तो 90 डेज की लिमिट है। अगर 90 डेज में आपने किसी भी टैक्स पेयर को ब्लैक लिस्ट नहीं किया तो फिर उसकी सस्पेंशन भी वॉइड कहलाएगी, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो सस्पेंड ही नहीं हुई थी उसकी रजिस्ट्रेशन। इस ब्लैक लिस्टिंग का एक ऑर्डर इशू करेगा कमिश्नर, और उस ऑर्डर में क्या चीज़ें बताएगा। सबसे पहले तो जो भी टैक्सेस या पेनल्टीज उस पर लगती हैं ये बताना ज़रूरी है कि जनाब आप पे क्या क्या टैक्सेस ड्यू हैं और क्या क्या पेनल्टीज हम लगा रहे हैं। दूसरा, रीजंस आप बताएंगे। इट शुड कंटेन द रीजंस कि किन बुनियाद पे आपको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। नंबर थर्ड, टाइम पीरियड फॉर विच इनपुट टैक्स विल बी डिसअलाउड। आपको साथ में ये भी बताया जाएगा कि कितने अरसे का, यानी जिस डेट को आपको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है उससे पीछे कितने अरसे तक के इनपुट्स डिसअलाउ हो चुके हैं आपको भी। और इसके अलावा किसी और को अगर आपने अपनी इनवॉइस इशू की थी तो उसको भी कौन कौन से इनपुट टैक्सेस डिसअलाउ हो गए वो टाइम पीरियड भी आप बताएंगे। साथ में आप इस बात की तशहीर भी करेंगे। कौन कमिश्नर इस बात की तशहीर करेगा, सबको बताएगा। किस किस को बताएगा। कॉपी गोज टू रेलिवेंट आरटीओ एंड एलटीयू विच विल डिसेमिनेट, यानी कि वो इस चीज को फैलाएंगे, इस बात को फैलाएंगे। डिसेमिनेट द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस टू ऑल आरटीओज एंड एलटीयूज एंड इनपुट टैक्स क्लेम्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डिसअलाउड। तो आपके जिस बंदे को ब्लैक लिस्ट किया गया है उसकी इनवॉइसेस पे अगर किसी और ने इनपुट टैक्स क्लेम किया है तो उसको वो इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, ब्लैक लिस्टिंग के बाद अब हम जरा अपने उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो अब स्टडी टैक्स में हमने कुछ डिटेल्स देखने थे उसको हम देख लेते हैं। तो स्लाइड के पैरेलल रख लेता हूँ स्टडी टैक्स को। और सबसे पहली डिटेल ये थी कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे एलटीयू या आरटीओ को डिटरमिन किया जाता है। तो वो क्राइटेरियाज जो हैं वो आपके स्टडी टेक्स्ट में बताए हुए हैं कि किस तरह पता चलेगा कि कौन सा आरटीओ या कौन सा एलटीयू है। तो ये आपके फैक्ट्री कहाँ है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इसकी बुनियाद पे ये डिटरमिन किया जाता है। इसको आपने इस पेज 261 के ऊपर इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। इसमें ये सिंपल अंग्रेजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस बुनियाद पर आरटीओ या एलटीयू डिटरमिन किया जाता है। दूसरे, जब आप ये इंफॉर्मेशन जमा करवानी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं। तो वो डिटेल्स क्या है कि आपने अपना नेशनल टैक्स नंबर बताना है, आपने अपने बैंक अकाउंट बताने हैं, बिजली का बिल, जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, यानी जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस को बोलते हैं, कि आपका लोकेशन भी पता चले उस पिक्चर से, वो आपने बताना है, साथ में लगाना है। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का पिक्चर भी इसके अंदर आपको लगाना होता है। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपनी उस एप्लीकेशन के साथ में जमा करवानी है। नेक्स्ट इज के अगर आपकी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन है तो ऐसी सूरत में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाए। तो चूंकि आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपने बिल ऑफ लेडिंग, गुड्स डिक्लेरेशन, ये जो इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जमा करवाने होते हैं एफबीआर के पास, ताकि आपको टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन इशू हो जाए। डी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स क्या है जी, कि किस किस बुनियाद पे आपको डी रजिस्टर किया जा सकता है। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि रजिस्टर्ड पर्सन को डी रजिस्टर किस वजह से किया जा सकता है। अगर वो अपना बिजनेस खत्म कर दे,
उसकी सप्लाईज ही एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो गई हैं, अपना बिजनेस किसी को बेच दे, मर्ज कर ले, या 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स की कंसेक्टिव टैक्स पीरियड की रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाता है। इसी तरह सस्पेंशन, किन सूरतों में आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे। देयर इज़ नथिंग एज सच कि जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। द पॉइंट इज जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट दिस कि आपको ये चीज़ें खास तौर पे याद रखनी है। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो आपके ये स्टडी टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैंने रेड किया हुआ है, जिसको ग्रीन किया हुआ है, येलो किया हुआ है। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।